कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं एकेडमिक्स में नहीं पढ़ूंगा कि आर्मी हेडक्वार्टर में कौन कमांड करता है और इसमें, लेकिन ये सफाइस टू नो जो भी हेडक्वार्टर्स हैं, जो सीनियर हेडक्वार्टर जैसे कमांड हेडक्वार्टर या ट्रेनिंग कैटे एस्टेब्लिशमेंट से आरट्रैक या जो हमारे वो हैं आपके जितने आर्मी कमांडर्स हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं और केवल एक 4 स्टार जनरल होता है जिसको कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलते हैं या चीफ ऑफ एयर स्टाफ या चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। बाकी हेडक्वार्टर्स में कमांड लेवल या टूर लेवल तक सब लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं जिनको 3 स्टार, उसके नीचे हेडक्वार्टर्स होते हैं, मेजर जनरल्स होते हैं, 2 स्टार। मतलब ये आपको मालूम हो ब्रिगेड कमांडर्स ब्रिगेडियर होते हैं जिनके अंदर 3 यूनिट होती है और जो आर्मी की जो बैकबोन है वो है रेजिमेंट यूनिट जिसको कर्नल्स कमांड करते हैं, वही उसकी नब्ज है आर्मी की। बाकी जगह तो प्लानिंग चलती है, लेकिन यहाँ आपको रियल में करके देना, रिजल्ट देना, उसको कर्नल्स कमांड करते हैं। फिर कंपनीज होती हैं, बैटरीज होती हैं, प्लेटून्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, ये चीज़ आपको जानेंगे। फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्मी आपको बताते हैं। डिफेंस कैपेबिलिटी जैसे मैंने बताया, आपको नौकरी मैंने बताई। स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी टोटल सोल्जर्स अप्रॉक्सीमेटली 14 lakhs, रिजर्व 11.55 lakhs, 20 million पैरामिलिट्री फोर्सेज। जो रिजर्व हैं ये बटालियंस हैं, जो फिर हमारे रिटायर हो चुके हैं, सब लोग हमारी रिजर्व की नौकरी, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज, इनको भी लड़ाई के समय में कुछ टास्क दिया जा सकता है। टोटल सोल्जर्स टैंक्स की हमारी बहुत अच्छी नौकरी है, 6464 एकेडमिक लेवल की चीज़ है, आप लोगों को सर लोग बताते रहेंगे, लेकिन मैंने कहा कि शायद आपको बता दूँ आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जब लड़ाई के दौरान जब अपने ट्रुप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना प्लेन्स में, तो ये जिसको हम APCs बोलते हैं, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है। और इस समय हमारे पास 6704 है, लेकिन इसकी शायद अगले 3-4 साल में डबल या ट्रिपल हो जाना चाहिए। ABD अवधि नागपुर के पास इसके ऊपर बहुत तेज काम कर रही है। आर्टिलरी, एक कोड आर्टिलरी होती है और एक होती है सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, जो अभी डोकलाम में सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स जिसको SPM गन्स की, ये इसमें मशीन, इसमें क्या नाम है, ऑटो ड्रिवन होती है। जैसे मैं यहाँ फायर किया मैंने, फिर मैं वहाँ चला गया, फिर मैं वहाँ चला गया, तो कम से कम मैं मूव कर सकता हूँ। ये SP गन्स होती है। और आर्मर जब लड़ाई करती है, टैंक चलते, तो उसके साथ ये SP गन्स भी टैंक के ऊपर माउंट करती है, तो मूव करती है। क्योंकि लड़ाई में अगर आर्टिलरी नहीं है तो आप नहीं चल पाए। USSR ने सबसे पहले मिसाइल से यूक्रेन पे अटैक किया, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया कि वो चीज़ डिजायर्ड रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है। फिर उन्होंने अपनी, जबकि आर्टिलरी USSR की बहुत अच्छी है, 130 उनकी जो गन है वो आज भी हमारी बेडरॉक है, रीढ़ की हड्डी है। फिर उन्होंने आर्टिलरी पे अपना रिलायंस ग्रैड पे किया और उसके बाद कायापलट हालत खराब हो गई, तो उसमें भी नहीं आता। ये एरिया वेपन है। आर्मी इस समय बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट देश कर रहा है आर्टिलरी में गन्स के ऊपर। अभी लेटेस्ट हम लोगों ने करीब 145 H-777 हॉविट्ज़र से किया और खुद हम इंजीनियर्स वो फोर्स के चेसिस के ऊपर हॉविट्ज़र्स बना रहे हैं, धनुष जिसको हमने नाम दिया। आर्टिलरी के ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय जोर है। न्यूक्लियर वॉर हेड्स आप लोगों को बताया गया होगा कितने हैं आपके पास, तो हम किसी से कहीं पीछे नहीं हैं। न्यूक्लियर वॉर हेड्स की लोकेशन भी सबको मालूम है। आर्मी में भी लिमिटेड लोगों को मालूम होती है, नहीं बता सकते, लेकिन लिमिटेड जगह पे वॉर हेड्स को रखा गया है। जब भी जरूरत पड़े तो तुरंत उसको मूव करके और
जनरेट किया जा सकता है। जैसे जब मैंने कोर्स किया था तो उस समय बहुत ही विस्तृत जानकारी मिसाइल्स की दी जाती थी। हमारे पास अग्नि है, ब्रह्मोस है, ठीक है, पृथ्वी है, अर्जुन टैंक्स हमने बनाए हैं जो कि लाइट वेट है, और अब आर्मी में इंडक्ट हो रहे हैं, इंडक्ट हो गया ऑलमोस्ट 290 टैंक्स, और इसके ऊपर और रिसर्च चल रही है कि इसको किस तरह से लाइट बनाया जाए, 50 टन के नीचे ले आया जाए, जैसे इसकी मोबिलिटी और अच्छी हो सके। क्योंकि टैंक्स को आप पिक्चरों में या देखते होंगे चलते हुए या कहीं, तो बहुत ही भारी भरकम चीज़ होती है जो कि लोहे की चीज़ चले, तो उसको बड़ा इजी टारगेट होता है मिसाइल के लिए, क्योंकि हीट भी रिलीज हो रही होती है और बड़ा टारगेट होता है। तो उसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है कि किस तरह मिसाइल से डिफ्लेक्ट कर दें, किस तरह से उसको पिकअप न किया जाए। आज की लड़ाई केवल ड्रोन्स पे हो रही है। अब वो जमाना को इंडियन आर्मी भी अपने आप को मॉडिफाई कर रही है, हम कवर करेंगे इस चीज़ को। न्यूक्लियर डायरेक्ट मैंने आपको बताया, इंडिया एक ऐसी 6th कंट्री है, 6th country in the world which is capable of using nuclear weapon from air, sea and air, land. It's a great capability. In the strength of Air Force, I'll just tell you, the 1.40 lakhs I told you all, India has 1700 aircrafts, जिसमें 900 कॉम्बैट हैं, और हमारे पास सबसे आप लोगों को मालूम होगा C-17 ग्लोब मास्टर, जो कि एक लॉजिस्टिक वो है, चीज़ों को ले जाने के लिए 4,500 किलोमीटर से 9,000 किलोमीटर के बाद वो जा सकता है, और 40 to 70 टन सामान उसमें जा सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके साथ साथ हमने अभी हाल में, अभी मीन्स 2019 में पहली के राफेल के लिए है, 36 राफेल्स हमारे पास अभी हैं, और अभी हमने उसको पोजीशन किया हुआ था ग्वालियर के पास, और ये बहुत ही गेम चेंजर है, ये कुछ नहीं कर सकता। देखिए लड़ाई में क्या चीज़ होती है, जोग्राफिकल लोकेशन, सर लोग आप लोगों को बताते होंगे, जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इंडिया की ऐसी जोग्राफिकल लोकेशन है कि चाइना के लिए, क्योंकि जो हिमालय क्रॉस करके क्या आ जाता है चाइना की तरफ, तिब्बत के जो पठार प्लेटूज हैं बहुत हाई है, 13,000, 14,000, 15,000 किलोमीटर। तो जब ऊपर आप जाते हो, तो अगर ले आप लोग गए हो या कहीं भी हाई एल्टीट्यूड पे जाओ, तो ये प्लेन्स जो होते हैं, इनको आप लोग ताजुब होगा कि जो IL-76 जो कभी कभी पिक्चरों में आप लोगों ने देखा होगा कि जिसमें रसद सामान जाता है, उसमें केवल 10 लोग बैठ के जाते हैं ले से गर्मी का, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई लोग नहीं उठा सकता है। तो सेम प्रॉब्लम जो उधर के चाइना के साथ होगी, इसलिए वो अब वो फॉरवर्ड एयर स्टेप्स बना रहा है, क्योंकि अपने लोड को लेके, मिसाइल का लोड, फ्यूल का लोड लेके वो आगे का अटैक, इंडिया में अटैक नहीं कर सकता। जबकि राफेल और बाकी चीज़ों वो एक स्टैंड ऑफ पोजीशन से, मान लीजिए अगर मुझे वो गेट पे अटैक करना है और मैं एयर में यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ से अटैक करूँ, आपको वहाँ से मुझे मारने के लिए मेरे यहाँ तक आना पड़ेगा, तो इतना क्रॉस तो करना पड़ेगा, और मेरे लिए कितना आसान है, मैं यहाँ से ऊपर से आपको देख सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज जोग्राफिकल लोकेशन इंडिया का ऐसा है, जो कि एक हमको इनहेरेंट प्रोटेक्शन देता है हमारे। जो मेन फाइटर क्राफ्ट हैं, जैसे आपको मालूम है, सबसे बड़ी हमारी बैकबोन हो जाएगी राफेल, मिराज 2000, SU-30, मिराज 29, मिराज 27, जो तेजस हमारे पास आ रहा है, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका लाइट वेट है, तो कहीं भी मैन्यूवर कर सकता है, और इसकी डिमांड अब ये इंडिया में बढ़ रहा है। इसकी डिमांड अब जितनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वहाँ अब इसकी डिमांड, सिंगापुर मांग रहा है, इंडोनेशिया मांग रहा है, अमेरिका तक इंटरेस्टेड है। और सोचिए अमेरिका जब हमसे लेगा तो वर्ल्ड में हमारी क्या हालत होगी, क्योंकि इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो आत्मनिर्भर भारत और
लेकिन इंडिया अगर तेजस हम उस टेस्ट पे आ सकते हैं तो हम वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोर्टर हो जाएंगे एयरक्राफ्ट के साथ। ये गेम चेंजर हो जाएगा। और ट्रेनिंग के लिए भी देखिए बहुत बड़ी चीज़ें, क्योंकि आपको मालूम होगा आए दिन MiG-27 में 29 के हादसे होते हैं और एक पायलट को ट्रेन करने में इतना पैसा जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए उनकी इस चीज़ से अवेयर है। नेवी के बारे में छोटा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी स्ट्रेंथ है 67,252, रिजर्व 75,000 और जो हमारे पास 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, पढ़ाया जाता है एक, लेकिन एक ऑलरेडी कमीशन जुलाई महीने में हो चुका है, शायद परसों उसको कमीशन कर दिया जाए 15 अगस्त में। विक्रांत विक्रमादित्य था, विक्रांत को नेवी को दिया जा चुका है मॉडिफाई करके, लेकिन नेवी को शायद 29 जुलाई को दिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी फॉर्मल घोषणा कमीशनिंग जिसको कहते हैं फूल तो बन जाता है, लेकिन जब तक कोई टीका नहीं काटता है तो कमीशनिंग नहीं माना जाता है। कमीशनिंग जब हो जाएगा तो फिर वो टेक्निकल ट्रायल्स वगैरह चल रहे होंगे तो ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो जाएंगे। हमारे पास 13 फ्रिगेट्स हैं, 24 कॉर्वेट्स हैं, हमारे पास 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 8 लैंड स्केप। अभी आप लोगों को सर लोग बताते होंगे कि इंडिया आत्मनिर्भर भारत कितना बड़ा काम। आप लोगों को कुछ दिन पहले एक न्यूज़ मिली थी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, अमेरिकन चार्ल्स टक एक उनका जो पानी का जहाज चेन्नई में आके डॉक किया हुआ है। सुना आप लोगों? इससे बड़ी भारत के लिए क्या गर्व की बात हो सकती है। उसको LNT ने बनाया। आप ये सोचिए कि रिपेयर के लिए वो शिप्स पहले कहाँ जाते थे, इंडियन पैसिफिक इंडियन ओशन से, वो फिर वो कहीं अपने अमेरिका जाते थे या जहाँ भी। अब उन्होंने सर्वे करके देखा कि इंडिया में भी भाई LNT ने एक वर्ल्ड क्लास वो बना दिया है चेन्नई में, जहाँ की इसका रिपेयर हो सकता है। और उन्होंने कितना टाइम उनको दिया गया है, 10 days। काइंडली ओपन your internet and see. This is a pride thing for us. It's a proud moment for country. And L&T has created such a mega infrastructure wherein and it's a very active logistic ship of US, जो कि जिसकी कैपेबिलिटी की एक साथ 2 शिप्स में वो 3 एक साथ भेज सकते हैं और जिसकी रिपेयर इंडिया में होने लगा। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। अब ये फर्ज करो कि मेरे पास एक गाड़ी हो जिसका रिपेयर बस केवल कानपुर या लखनऊ में हो रहा हो, यहीं अब गोरखपुर में होने लगे, तो कितनी बड़ी चीज है। जैसे टोयोटा पहले आनी थी, तो नोवा या फॉर्च्यूनर जब आपको रिपेयर करना होता है तो लखनऊ सर्विसिंग भी लखनऊ में होती है। अब यही सब कुछ होने लगा। मारुति पहले लोग देख के वो होते थे, अब गाँव में मारुति रिपेयर होने लगी। तो कितनी बड़ी चीज है कंट्री की। मैं इसको कवर करूंगा बाद में। सर हमारे बहुत शुक्रिया सर। दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट व्हाट इट हैज डन, एनहांसमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इसको करने के लिए उन्होंने क्या अपने कुछ स्टेप्स उठाए हैं पिछले 2-3 साल के अंदर। सबसे पहले डिफेंस प्लानिंग कमेटी बनाई गई है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ नेशनल एडवाइजर सिक्योरिटी एडवाइजर। तो जो स्टेट में हमको कोई एक्शन लेना रहता था, ये नहीं अब कि उस मिनिस्टर को बुलाओ उसको बुलाओ, वो नेशनल प्लानिंग कमेटी आएगी, बैठेगी, एक्शन लेगी, ओके टेक एक्शन। ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिर CDS का अपॉइंटमेंट कर दिया, लेट जनरल राव लॉस्ट इन लास्ट ईयर, उनका पोस्ट क्रिएट किया। अभी CDS अभी तो ये एक तीनों विंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री MOD की बात को बड़े ही एक कोऑर्डिनेटर चाहिए जो कि वो
CDS का इन्होंने पोस्ट किया कि लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन प्लानिंग रोड मैप बन गया है कि अगले 20 साल या अगले 30 साल हमने क्या करना है। ये नहीं कि मैं इस क्षेत्र का हूँ तो यहाँ मैंने कुछ बना दिया, ये क्षेत्र पे तो यहाँ कुछ बना दिया। नो, अब एक रोड मैप प्लानिंग बन गई है कि भाई ये 30 साल के अंदर हमने ये टारगेट्स अचीव करने हैं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमको आज से काम करना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी क्राइटेरिया। Reorganization of IHQ, Army headquarters को भी हम IHQ of MOD Army बोलते हैं, IHQ of MOD Navy बोलते हैं, IHQ of MOD Air Force बोलते हैं। तो ये reorganization हो गया है। Emergency powers, इन्होंने पहले ही इस गवर्नमेंट ने पहले ही जैसे नेपाल में लड़ाई चल रही है, नदन कमान में लड़ाई हो रही है ना, बैठे हुए हैं चाइनीज उधर बैठे हुए हैं, इंडियंस इधर बैठे हुए हैं, तो जरूरत पड़ सकती है तो मुझे तुरंत जाना पड़ेगा अपने HOD के पास कि सर मुझे पेन चाहिए, क्या करूँ। अब HOD साहब ने मुझे पावर दे दी कि भैया आप ये पेन खरीदो और मुझे चाहिए रिजर्व। तो ये MOD ने ये पावर्स फील्ड कमांडर्स को दे दिया है। मतलब जो आर्मी कमांडर जो बैठे हैं लंबू में नदन कमान के पास एक पावर तो पेट्रोल कर सकते हैं, एवरीथिंग हैज टू बी फॉलोड, बट टेकिंग इट विल हेल्प इन टेकिंग जुडिशियस एंड वेरी फास्ट एक्शन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। डिफेंस एक्विजिशन प्लान DAP जिसको बोलते हैं, इसके लिए भी एक SOP बन गई है। मेरा मन किया इनको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, मेरा मन किया इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो नहीं। अब एक प्रॉपर पैरामीटर फॉलो किया जाए कि SOP है उसी के तहत काम करना है, जिससे पारदर्शिता आ रही है। कमेटी ऑफ टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, जैसे आर्मी का एक वो है कि अब टू स्ट्राइव विद फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के साथ हमको पेस के साथ काम करना है। तो इसके लिए हमने टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन कमेटी बना दी, जिसमें पहले अब मान लो मैं IAS हूँ, मैं क्या सब कुछ जानता हूँ, और वही डिफेंस स्टडी हर्ष साहब के साथ या आपके प्रोफेसर से बेहतर कौन जानेगा। अब मैं बाहर से आ जाऊँ, मैं कहूँ मैं तो सब जानता हूँ। तो इसलिए अब केवल टेक्निकल एक्सपर्टीज को उसका पार्ट रखा गया है तो भाई आप एक्शन ले सकते हैं। दो लाइन में मैं कवर करना चाहूँगी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ NDRF बन गई, बड़ी बड़ी कंट्रीज, वर्ल्ड की कंट्रीज है वहाँ NDRF सुना है आप लोगों ने? NDRF का क्रिएशन 2006 में हो गया। तो पहले बहुत लोड आता था आर्मी पे, भुज में अर्थक्वेक आया आर्मी मूव करो, यहाँ फ्लड आया आर्मी मूव करो, यहाँ कुछ घर गिर गया आर्मी मूव करो। तो अब उन्होंने NDRF इज अ यूनिक थिंग। प्लीज ओपन योर इंटरनेट एंड चेक हाउ मेनी वर्ल्ड कंट्रीज हैव गॉट NDRF and SDRF. So we are living in that arena in country where we have got NDRF. 12 बटालियंस हमारे पास, जोग्राफिकल लोकेशंस में 12 बटालियन बटी हुई हैं। कहीं भी कुछ होता है तुरंत NDRF आ जाती है, उनके साथ SDRF भी। इस मॉडर्नाइजेशन का दौर है। इंडियन नेवी में क्या हुआ, अगेन रोड मैप बन गया है। 100 ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी थ्रू हो चुके हैं और प्रोक्योरमेंट चल रही है सबमरीन्स की। हमने अभी जोर दिया हुआ है, जैसे विक्रांत अभी शायद परसों शायद कमीशन ऑफिशियली कंट्री को बता दिया गया कि हो गया, तो उसके लिए लाइट एयरक्राफ्ट, क्योंकि भाई आप नेवी शिप में हैं, कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो क्या करोगे, एयरक्राफ्ट सबसे इजी चीज़ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वो आगे भाई पानी के अंदर कहो आपका लैंडिंग स्ट्रिप, तो वो चीज़ है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। लाइट एयरक्राफ्ट हमारे पास चीता है, काफ़ी पुराने हो चुके हैं, आज भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। HAL इसके ऊपर काम कर रही है और चीज़ें हम लोगों को अगले कुछ साल के अंदर मिलने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स एज इट इज नोन टू वर्ल्ड, राफेल हैज़ ऑलरेडी कम। राफेल के ऊपर हम Mark 1 इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं, जो 2024 तक हो जाएगा, क्योंकि बहुत और भी हमारी लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, एयर डिफेंस नाम सुना आपको? जैसे दिखाते ना रडार, जो दुश्मन का प्लेन आ गया तो उसको एयर डिफेंस बोलते हैं।
एयर डिफेंस के ऊपर बहुत काम किया।